हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करने वाले हैं गॉस थ्योरम जो है गॉस की प्रमेय उसके अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय अपन पढ़ के आए हैं। गॉस की प्रमेय में क्या था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसका उपयोग करते हुए हम क्या क्या गणना कर सकते हैं, तो जो यूजेस हैं इसके एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में अपन पहला अनुप्रयोग करते हैं, जो कई सारे अनुप्रयोग हैं उनमें से एक है किसी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो रेखीय आवेश कोई हमने लिया, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसकी हमको गणना करनी है। तो क्या किया कि एक हम तार की कल्पना करते हैं जो अनंत लंबाई का है, और छोर हमारे पास नहीं पता कितना है, अनंत लंबाई का एक तार है, ये समान रूप से आवेशित है। तो जैसे ही हम इसको आवेश देंगे सारा का सारा आवेश इसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। हमने आवेश का वितरण पढ़ा है, तो उसमें जब हम कोई भी चालक एक पतले तार के रूप में होता है तो उसको दिया गया सारा का सारा आवेश कहाँ पर जाता है, उसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसकी लंबाई पर वितरित है, तो इसकी लंबाई पर वितरित है, और एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसको क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से। तो ये समान रूप से आवेशित है, और इस पर जो आवेश घनत्व है वो हमने मान लिया लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। हमें इस तार के कारण तार के किसी बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस तार के कारण तार के किसी बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और किसका उपयोग करना है, तो उपयोग करना है हमको गॉस की प्रमेय का। गॉस की प्रमेय की जो शर्त है वो शर्त क्या है, तो शर्त हमने पढ़ रखी है कि जो फ्लक्स होता है वो किसी भी बंद पृष्ठ के कारण होता है। तो ये जो आवेश है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अब ये एक कोई तार है, जैसे उदाहरण के तौर पर ये तार, इसमें जैसे हम ये रिफिल को ले लेते हैं, ये तार है, ये तार है, इसको चारों ओर से बंद करना है। तो चारों ओर से बंद करने के लिए हम चारों ओर जो आकृति इसके चारों ओर बनाएंगे वो क्या बन जाएगी, बेलन। तो एक बेलनाकार आकृति हो जाएगी। इसको बंद करने के लिए हमको एक बेलन बनाना पड़ेगा। तो उसको बंद करना है तो बेलन लगाना पड़ेगा। तो उसको चारों ओर बंद करेंगे तो एक बेलनाकार आकृति की कल्पना करते हैं। तो हम r त्रिज्या के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे, त्रिज्या उसकी r हो जाएगी। ये आकृति जो बनेगी वो एक बेलनाकार बनेगी। आकृति जो बनेगी वो कैसे बनेगी, एक बेलनाकार आकृति बनेगी। एक बेलन की हम कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या r है, जो तार के चारों ओर उपस्थित है। एक बेलनाकार पृष्ठ हो गया। अब बेलन है तो इस बेलन की खुद की कोई ना कोई ऊंचाई होगी, हाइट है, तो हमने इसकी लंबाई l मान ली, यानी इसका मतलब l लंबाई का एक तार का टुकड़ा ले लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमको क्या काम करना है, इस का जो हिस्सा जो बेलन के अंदर है उतने हिस्से के कारण r दूरी पर कितना विद्युत फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स की गणना करेंगे। तो पूरे बेलन से कितना फ्लक्स गुजरेगा उस फ्लक्स के बारे में विचार करेंगे। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, तो फ्लक्स निकालने का जो हमारा तरीका है वो क्या है कि किसी एक छोटे से क्षेत्र से एक छोटा सा हम हिस्सा लेते हैं, उस उतने हिस्से से, उतने क्षेत्रफल के हिस्से से हम फ्लक्स की गणना करते हैं, समाकलन करते हैं। तो सारे के सारे जो बंद आकृति है उससे फ्लक्स की गणना हो जाएगी। तो देखिए ये बेलन है, इसके दो पृष्ठ हैं, दो प्रकार के पृष्ठ हैं। एक तो बेलन के चारों का जो है वक्र पृष्ठ, ये हो गया। एक बेलन का ऊपरी हिस्सा एक वृत्ताकार पृष्ठ हो जाएगा। एक नीचे का बेलन का जो बॉटम है, आधार है, उसका कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार पृष्ठ। तो P बिंदु पर हम एक छोटा सा अवयव लेते हैं। हमने माना इसका पृष्ठ क्षेत्रफल DA है। कितना है, DA। तो P बिंदु पर हम इसको DAP कर सकते हैं या A1 कर सकते हैं, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी लंबाई कैसी होगी, तो ये बेलनाकार आकृति है, जैसे अभी मैंने पेन को लिया था, ये एक बेलन है, और इसके लिए जो हिस्सा होगा तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इसके तल के लंबवत, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो हमने मान लिया
dA1 वेक्टर है। दिशा कैसी होगी? उसके अनुदिश बाहर की ओर। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा E वेक्टर। ठीक है। अब इसके अलावा हम 2 स्थान और कल्पना कर लेते हैं इसके पृष्ठ पर। तो कौन कौन से स्थानों पर हम कल्पना करेंगे? तो एक तो हमने मान लिया इसका जो वृत्ताकार पृष्ठ है उसका ऊपरी भाग, एक निचला भाग। तो यहाँ पर ऊपरी भाग पर हम बिंदु Q के बारे में विचार करते हैं और निचला भाग है उस पर बिंदु R के बारे में विचार करते हैं। ये इसके पृष्ठ क्षेत्रफल अभी अब ले लिए हमने। इसका क्षेत्रफल कैसा होगा? वृत्त है तो लंबवत ऊपर की ओर, तो लंबवत ऊपर की ओर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमने मान लिया dA2 वेक्टर है और ये निचला हिस्सा है तो नीचे की तरफ लंबवत हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल अभी हमने मान लिया dA3 वेक्टर है। लेकिन आवेश कहाँ पर है? आवेश और कहीं तो है नहीं। आवेश केवल तार पर है। तो तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो चारों ओर होगा, तार के चारों ओर। तो यहाँ इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ये E वेक्टर, यहाँ पर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? E वेक्टर। तो एक को हमने मान लिया E कौन से बिंदु पर है? Q पर, तो EQ वेक्टर। और एक ER पर है तो ER वेक्टर। ER वेक्टर और dA3 परस्पर लंबवत हैं, ऐसी EQ वेक्टर और dA2 ये परस्पर लंबवत है। लेकिन E वेक्टर और dA1 वेक्टर कैसे हैं? परस्पर समांतर है। तो इस प्रकार हमको 3 बिंदु मिल गए अलग अलग स्थानों पर, एक ऊपर के वृत्ताकार पृष्ठ पर, एक नीचे के वृत्ताकार पृष्ठ पर, एक इसके वक्र पृष्ठ पर। तो तीनों स्थानों से फ्लक्स कितना निकलेगा? समाकलन करके तीनों स्थानों पर टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे, उनको जोड़ देंगे तो कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो देखिए P से निर्गत फ्लक्स, कल्पना करेंगे तो d फाई p क्या होता है सूत्र? E वेक्टर डॉट dA1 लिया है तो dA1 वेक्टर। समान दिशा में तो क्या हो जाएगा? E dA1 और cos 0 डिग्री, cos 0 का मान 1, कितना हो जाएगा? E dA1। ठीक है। Q से निर्गत फ्लक्स, Q बिंदु से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे तो हमने मान लिया d फाई Q E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। Q पर है विद्युत क्षेत्र EQ और क्षेत्रफल है A2। ठीक है। तो EQ वेक्टर डॉट dA2 वेक्टर। अब देखते हैं दोनों परस्पर लंब दिशा में है तो EQ dA2 और कोण कितना हो जाएगा? 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो EQ इंटू dA2 इंटू 0 हो गया और 0 का गुणा करेंगे तो टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। तो Q बिंदु से जो फ्लक्स गुजरने वाला है उसका मान कितना आ जाएगा? उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से R से, जो R बिंदु है तो R से निर्गत फ्लक्स, R से निर्गत फ्लक्स, तो R बिंदु से जो फ्लक्स गुजरेगा उसके बारे में बात करें तो d फाई R, तो ER वेक्टर डॉट dA3 वेक्टर, ये भी परस्पर लंबवत है तो ER dA3 और cos 90 का मान 0, तो ये पद भी कितना हो गया? 0। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम बेलनाकार एक आकृति की कल्पना करते हैं, बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो उसका जो बेलनाकार पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, वहाँ से तो फ्लक्स कुछ ना कुछ गुजरेगा। ऊपर का जो पृष्ठ है वृत्ताकार, नीचे का जो वृत्ताकार पृष्ठ है वहाँ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो फ्लक्स कहाँ से निकलेगा? केवल इसके वक्र पृष्ठ से। अगर हम इसका माध्य मान निकाल लें, माध्य नहीं, इसका कुल मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा? ये आंशिक मान है तो अतः कुल आंशिक फ्लक्स, आंशिक वैल्यू छोटी छोटी वैल्यू निकाल ली तो कुल आंशिक फ्लक्स तो d फाई इज इक्वल टू d फाई p प्लस d फाई q और प्लस d फाई r। इसमें इसका मान है E dA1, इसका 0 और इसका 0, तो बराबर क्या हो जाएगा? E dA1। इसकी वैल्यू इस
बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला आंशिक फ्लक्स, छोटा छोटा हिस्सा तीनों जगह से हमने ले लिया। तो ऊपर के हिस्से से 0 है, नीचे के हिस्से से 0 है, केवल इसके जो वक्र पृष्ठ है वहाँ से फ्लक्स गुजरेगा, वही इसके आंशिक वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अब ये हमने पूरे आकृति से गुजरने वाला आंशिक फ्लक्स निकाल लिया, तो पूरी आकृति से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाल लें। तो कुल फ्लक्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? समाकलन। समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अतः संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स, कुल फ्लक्स, तो फाई बराबर बंद समाकलन डी फाई। समाकलन बंद कर दिए तो बंद लगेगा। डी फाई की वैल्यू कितनी है? ई डी ए 1, ये मान आ गया। इसमें ई कांस्टेंट है, बाहर चला गया, बंद समाकलन डी ए 1। हमको ई की गणना करनी है। अब देखिए, चूंकि डी ए 1 कहाँ है? उसके वक्र पृष्ठ पे है, और वक्र पृष्ठ का क्या हो जाएगा? यानी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? तो परिधि गुणा ऊंचाई, यानी 2 पाई आर इंटू एच। एच की जब ऊंचाई है एल, तो हो जाएगा 2 पाई आर एल। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक, अभी क्यों समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी, ये किसकी वैल्यू आएगी? DA1 की। अतः फाई बराबर कितना हो जाएगा? तो E इंटू 2 पाई आर एल, ये हमने मान लिया समीकरण 1। यानी इस बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होना चाहिए? उसका मान E इंटू 2 पाई आर एल के बराबर होना चाहिए। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 2 पाई आर एल है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, परंतु हम जानते हैं किससे? गॉस की प्रमेय से। गाउस की प्रमेय से। तो क्या है गाउस की प्रमेय? तो फाई बराबर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ अगर हम देखते हैं सिग्मा क्यू निकालना है। सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा? बेलन में उपस्थित आवेश, बेलन में उपस्थित आवेश। अब बेलन में उपस्थित आवेश कैसे निकालेंगे? तो बेलन में आवेश कहाँ है? तो केवल इस तार पर है। कौन से तार पर है? ऐसा तार जिसकी लंबाई एल है। एल लंबाई पर आवेश है। एकांक लंबाई का आवेश कितना है? लैम्डा। 1 लंबाई का लैम्डा, 2 लंबाई का 2 लैम्डा, 5 लंबाई का 5 लैम्डा, 10 लंबाई का 10 लैम्डा, और लंबाई कितनी है इसकी? एल। तो कितना हो जाएगा? एल इंटू लैम्डा। इसकी वैल्यू सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। मान यहाँ पर लगा दो। अतः फ्लक्स फाई बराबर लैम्डा एल बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये हमने मान लिया समीकरण। समीकरण 1 हमने गणितीय रूप से फ्लक्स का मान निकाला है। कितना फ्लक्स होना चाहिए? E इंटू 2 पाई आर एल। समीकरण 2 क्या निकाला है हमने? तो समीकरण जो 2 निकाला है वो निकाला है, इसमें जो गॉस की प्रमेय से कितना फ्लक्स होना चाहिए? इतना होना चाहिए। ये भी फ्लक्स का मान है, ये भी फ्लक्स का मान है। दोनों समीकरणों की तुलना कर दें, तो दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो हमको कुल विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। तो कुल विद्युत फ्लक्स, सॉरी, तुलना करनी है अपने को, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालनी है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो समीकरण 1 कितना था? तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर समीकरण 2 कितना था? तो लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। हमको किसका मान ज्ञात करना है? E का। तो बाकी फंक्शन बटे में चला जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, टोटल का बटे 2 पाई आर एल। एल से एल कट गया, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा ऊपर
और 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट नीचे। इसको सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे आर। तो ये हो जाता है किसी भी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान है वो लैम्डा अपॉन आर के समानुपाती है। ये तो कांस्टेंट हो गया। लैम्डा क्या है? वो एक अंक लंबाई का आवेश है, लंबाई पर निर्भरता नहीं है, एक अंक लंबाई का आवेश है। तार की लंबाई हम एल की जगह 2L लेते तो 2L से 2L कट जाता है, 10L लेते 10L से 10L कट जाता है। तो जो भी हमारे पास लंबाई है, लंबाई से इसकी कोई निर्भरता नहीं है। निर्भरता किस पर है? निर्भरता केवल और केवल उसके रेखीय आवेश घनत्व पर। तो रेखीय आवेश घनत्व के कारण, किसी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर आ गई। यह एक सदिश राशि है तो सदिश रूप में हम लिखेंगे। तो सदिश रूप में क्या बनेगी? E वेक्टर बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये तो परिमाण है। दिशा क्या है? तो दिशा आर की दिशा में है तो आर कैप न्यूटन पर कूलम। चित्र में भी हमने देख लिया। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है? आर की दिशा के अनुदिश प्लस आवेश है तो बाहर की ओर, और माइनस आवेश होता तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती? अंदर की ओर। ठीक है। अब यहाँ से इसका अगर हम इस चीज़ देखें तो यहाँ स्पष्ट है E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? E और R में यदि हम ग्राफ बनाएं तो व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ इस टाइप का बनेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r मूल बिंदु से। मतलब जैसे जैसे R का मान बढ़ाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। तो ये इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ किस किस का? E और R के मध्य। तो इसका ग्राफिक विश्लेषण हो गया। ठीक है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। इस अनुप्रयोग का यूज हमने अनुप्रयोग निकाला। गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है कि जिस सिद्धांत का हम अनुप्रयोग कर रहे हैं उस सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम उसकी गणना करते हैं। अब इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए, यानी जो पहला अनुप्रयोग है, इस अनुप्रयोग का उपयोग करते हुए हम एक सवाल करेंगे। एक एग्जाम्पल है बुक में आपका, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समझने का है, देखेंगे। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल है बुक का, अच्छा एग्जाम्पल है, समझेंगे। सवाल क्या है कि एक आर त्रिज्या की पतली वलय है, उसको क्यू आवेश से समान रूप से वितरित कर दिया गया, यानी क्यू आवेश उसको दिया है आर त्रिज्या की वलय पर। वलय की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। हमको क्या ज्ञात करना है? वलय के केंद्र से उसकी अक्ष पर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जो परिणाम हमको प्राप्त होगा उसका प्रतिबंध x मोर ग्रेटर देन r, एक्स का मान आर की तुलना में बहुत बड़ा है, इसके लिए विवेचना करनी है। ठीक, देखिए सॉल्यूशन समझेंगे। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, समझने का है, ध्यान देंगे। कंसेप्ट वाला सवाल है कि एक हम वलय के बारे में विचार करते हैं, वलय यानी ये वृत्ताकार। अब एक हम वलय के बारे में विचार करते हैं, इसकी अक्ष क्या होगी? तो अक्ष होती है, जैसे आप 11वीं में पढ़कर आए थे वलय के लिए अलग अलग केस पढ़े थे, इसमें जड़त्वाघूर्ण के लिए। तो वलय के केंद्र से जाने वाली रेखा जो उसके तल के लंबवत है उसकी अक्ष कहलाती है। अब यहाँ पर इसके केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चित्र में ये 3D का तो हम डायग्राम बना नहीं सकते, इसको हम डायग्राम को इस तरीके से बनाएंगे कि ये 2D, ये 3D का डायग्राम 2D में आ जाए। तो क्या करेंगे, विचार कीजिए। एक वलय के बारे में हम कल्पना करते हैं। एक वलय हमने ली, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कितनी दी है? सवाल में त्रिज्या दी है इसकी R। समान रूप से आवेशित है, तो सारा आवेश क्यू आवेश हमने किसको दिया है? इसकी पूरी लंबाई को हमने आवेश दे दिया। प्लस आवेश हमने इसकी संपूर्ण लंबाई पर दे दिया, वितरण कर दिया। अब ये जो प्लस का आवेश है, प्लस का क्यू पूरी लंबाई पर वितरित है। हमको ज्ञात करना है इस वलय के केंद्र O से इसकी अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर एक कोई बिंदु है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उस क्षेत्र की तीव्रता की हमको गणना करनी है। वलय ये रही,
इस वलय के कारण इसकी अक्ष पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब ये देखिए सारा का सारा आवेश इसकी लंबाई पर वितरित है। हमने इसकी लंबाई पर एक छोटे से पोर्शन की कल्पना करते हैं। हमने पोर्शन मान लिया, सपोज ये एक छोटा सा पोर्शन मान लिया, ये बिंदु हमने मान लिया सपोज ए बिंदु है। ये जो हिस्सा हमने लिया है इतना, यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई हमने मान ली DL है। DL लंबाई की एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं। इस छोटे से हिस्से के कारण बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा उसकी गणना कर लो। तो यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें एक भुजा R एक भुजा X, तो ये दूरी कितनी बचेगी, रूट में R² प्लस X²। ठीक है, तो DL हिस्से के कारण इसका जो आवेश हो गया हमने मान लिया DQ है। कितना हिस्से का आवेश कितना है, DQ। तो DQ आवेश के कारण इतनी दूरी पर, दूरी कितनी है, रूट R² प्लस X², इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो A भाग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, छोटा सा हिस्सा तो हमने DE मान लिया। क्या होता है फॉर्मूला, KQ/R²। तो KQ की जगह है DQ और दूरी है R² प्लस X², इसका होल स्क्वायर। तो K DQ/ में R² प्लस X², वर्गमूल से स्क्वायर खत्म, ये बचेगा। परंतु हम जानते हैं लैम्डा के बारे में पढ़ रखा है, कितना होता है DQ/DL। इसका मतलब DQ का मान कितना हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू DL हो जाएगा। लैम्डा इसका रेखीय आवेश घनत्व है और लंबाई हमने DL मान ली है। तो आता है DE बराबर K DQ की के लैम्डा DL अपॉन में R² प्लस X²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई इसके एक पोर्शन A जिसकी लंबाई DL है, उतनी लंबाई के कारण बिंदु P पर। चूंकि यह आवेश धनात्मक है इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। तो ये DE1 की दिशा हो गई। हमने माना ये इसके साथ कोण थीटा बनाता है। कितना कोण थीटा बनाता है, तो थीटा। तो यहाँ पर अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। ये कोण थीटा हो गया तो DE1 जो है उसके दो घटक मिल जाएंगे। एक इस दिशा में वो हो जाएगा DE1 cos थीटा, और एक इसके लंबवत दिशा में तो घटक कितना हो जाएगा DE1 और sin थीटा। बात समझ में आ गई। तो P जो A बिंदु पर छोटा सा हिस्सा लिया DL, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE1 जो दिशा होगी वो हमने माना कोण थीटा पर है, तो ये भी कोण थीटा हो गया शीर्ष अभिमुख होने पर। तो DE1 का ये घटक DE1 cos थीटा और DE1 का ये घटक DE1 sin थीटा। अब ऐसे ही इसको हमने DE1 लिया था तो DE1 हो गया ये। इसी प्रकार अगर हम बिंदु इसी के ठीक सिमिलर अपोजिट B बिंदु लें और उस पर भी इसी लंबाई यानी DL लंबाई का एक छोटा सा हिस्सा माने तो उसका आवेश भी DQ हो जाएगा। तो उस आवेश से जो बिंदु P है उसकी दूरी बराबर रहेगी, कितनी हो जाएगी R² प्लस X² रूट में। ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी इसी रेखा के अनुदिश बाहर की ओर हो जाएगी। ये हमने मान लिया DE2 है। तो इसी प्रकार सिमिलरली यानी इसी प्रकार DE2 बराबर यही रिजल्ट आएगा। क्यों रिजल्ट आएगा, क्योंकि आवेश बराबर है और दूरी बराबर है। तो लैम्डा DL अपॉन में R² प्लस X²। ठीक है, ये DE2 का माना गया। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। ऐसे इसके घटक हो जाएगा इस दिशा में DE2 cos थीटा और इस दिशा में घटक कितना हो गया DE2 sin थीटा। अब देखिए DE1 और DE2 दोनों के मान बराबर हैं। तो DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा ये दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में हैं। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जबकि DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा जो समान दिशा में है तो आपस में जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ गई।
तो साइन वाले घटक तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कॉस वाले घटक आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन चूंकि यह एक वलय है, सॉरी, चूंकि यह एक वलय है तो वलय के कारण ऊपर का जो बिंदु है ए, नीचे का बिंदु बी, इसके सिमेट्रिकल बिंदु मिला सममिति, ऐसी इधर भी सममिति मिलेंगे। तो किसी भी वलय में आप हर एक स्थान पर देखेंगे तो बिंदु उसके कैसे मिलेंगे, सममिति मिलेंगे, सिमेट्रिकल मिलेंगे। और जब सिमेट्रिकल पॉइंट होते हैं, सममिति बिंदु होते हैं, तो सभी के कारण ऐसे ही हमको घटक प्राप्त होंगे। तो सभी के साइन घटक तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सभी के कॉस घटक आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, सभी के कॉस घटकों के योग के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं हम उसको भाषा में लिखेंगे कि सभी वलय पर उपस्थित सभी अवयवों के साइन घटक परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि सभी के कॉस घटक समान दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सभी के कॉस घटकों के योग के बराबर होगा। तो E बराबर योग कर रहे हैं किसका, DE कॉस थीटा का, क्या हो जाएगा, समाकलन। तो समाकलन DE कॉस थीटा, केवल एक दो घटक नहीं है, दो होते तो तुम दो गुना कर देते, तीन होते तो तीन गुना कर देते, या हजारों हैं, लाखों हैं, अनियमित हैं, ये सभी का क्या हो जाएगा, घटकों का योग। DE का मान कितना है, तो K लैम्डा DL अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो DE का मान हो गया, इनटू में कॉस थीटा। अब देखिए समाकलन किस सापेक्ष हो रहा है, तो जो लंबाई हमने अवयव की ली है उसकी, तो लिमिट किसी लगेगी, इस लंबाई की। लंबाई क्या है, इस वलय का एक छोटा सा हिस्सा, कम से कम मान कितना होगा, 0, ज़्यादा से ज़्यादा यानी पूरी वलय यानी वलय की परिधि, और परिधि कितनी होती है, 2πr। ठीक है, अब इसमें देखिए E बराबर K कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है और कॉस थीटा कांस्टेंट है, बटे में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है। समाकलन किसका होगा, समाकलन होगा केवल DL का, लिमिट 0 से लेकर 2πr। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर अपने को एक तो चाहिए DL का मान और एक कॉस थीटा का मान। तो चूंकि कॉस थीटा कहाँ से निकालेंगे, हम ट्रायंगल से निकालेंगे। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटे कण। तो आधार कितना है, x, और कण कितना है, रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स रूट को हम लिख सकते हैं घात 1/2, इसकी घात 1/2, तथा दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, समाकलन DL। अलग से कर लेते हैं, सीधे सीधे मान लगाते हैं, छोड़ो यहाँ पर करते नहीं है, बस सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो अतः E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर K लैम्डा अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। कॉस थीटा का मान x बटे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2। DL का समाकलन L, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2πr। अब ये हम लिमिट लगाकर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आते हैं E बराबर K लैम्डा x, ये तो ये रहा, बटे में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात 1, इसकी घात आधी, 1 और आधी तो 3/2। समाकलन किया DL का, तो L आ गया, लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट तो 2πr और माइनस लोअर लिमिट है तो 0, 2πr से 0 घटाया तो केवल 2πr बचा। तो K लैम्डा x बटे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या बचेगा, 2πr। K की वैल्यू पुट कर दो तो E बराबर 1/4πε0 लैम्डा x और अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात 3/2 इंटू में 2πr। 2π से 4π 2 बार कट गया, क्या बचा 1/2ε0। नहीं छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है, अपन K के पदों में ही करेंगे, K के पदों में निकाल लो, बाकी की आवश्यकता नहीं है। तो K के पदों में निकालते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो क्या आएगा, E बराबर K, ठीक है, इंटू एक्स, इसको हम लिख सकते हैं
पाई आर इंटू लैम्डा एक ब्रैकेट में कर दिया बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात 3/2। ऐसा क्यों किया? तो चूंकि लैम्डा बराबर डी क्यू बटे डी एल, तो डी क्यू बराबर कितना हो गया? लैम्डा इंटू डी एल। डी एल लंबाई है तो आवेश डी क्यू, एक लंबाई हो जाएगी तो एक गुना हो जाएगा, और 2 पाई आर लंबाई है तो लैम्डा इंटू टोटल लंबाई कितनी है? 2 पाई आर, तो कुल आवेश क्यू हो जाएगा, क्योंकि सवाल में हमको क्या दिया है? कुल आवेश क्यू। तो इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे? क्यू। तो ई बराबर हमारे पास आ जाएगा के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी किसके? उस वलय की अक्ष पर। सवाल में दिया है कि प्रतिबंध क्या है? चूंकि x बड़ा है r से, इसलिए एक्स स्क्वायर का मान और बड़ा होगा किसकी तुलना में? आर स्क्वायर की तुलना में। तो इस आर स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य मान लेंगे। तो नगण्य लेने पर ई बराबर, क्या आपको कराया था? द्विध्रुव के कारण अक्ष और एक्स पर तीव्रता, तो वही कंडीशन है। तो के क्यू एक्स और नीचे इसको नगण्य मान लिया, तो एक्स स्क्वायर की घात 3/2। 2 से ये 2 कट गया, कितनी आ जाएगी? घात 3। तो के क्यू एक्स और एक्स की घात 3, एक एक्स से एक घात खत्म, ई बराबर आ जाएगा हमारा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो गया किसी वृत्ताकार वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पर? वलय की अक्ष पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।